between 1 kilowatt hour and the joule. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मृत्युंजय। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के वर्क एंड एनर्जी को, जो एनसीईआरटी का चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। आज क्लास 9th के इस चैप्टर को हम देखेंगे और एक ही शॉर्ट वीडियो में, इन वन शॉर्ट वीडियो वी विल कंप्लीट द होल चैप्टर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे डिफिनीशंस को, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, और लेकिन जो इसका न्यूमेरिकल पार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इसमें हम डेफिनेशंस, डेरिवेशंस और उसके कुछ फॉर्मूलेस को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम फुल चैप्टर इन वन शॉट वीडियो ऑफ द साइंस क्लास 9th वर्क एंड द एनर्जी। तो आइए देखते हैं, हमारा पहला टॉपिक है वर्क। तो वर्क के बारे में हम पूरा समझेंगे, फिर देखेंगे कि नेसेसरी कंडीशन क्या होती है वर्क के लिए। तो हमारा नेसेसरी कंडीशन होता है वर्क के लिए, पहला तो फोर्स होना चाहिए, किसी चीज़ को पुश करना या पुल करना, दैट इज फोर्स। तो फोर्स हमारे पास होना चाहिए। और दूसरा हमारे पास होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। कोई भी चीज़ जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाती है तभी वर्क होता है। मतलब यहाँ से कोई चीज़ यहाँ तक पहुँची तभी वर्क होगा। अगर ये चीज़ यहाँ पर आ गई, कोई काम ना करे, तो जीरो वर्क डन उसको कहते हैं। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट हमें होना चाहिए। जैसे हम एक एग्जांपल से और समझते हैं वर्क क्या होता है। वर्क मतलब होता है फोर्स। कोई बुलक कार्ट है, मान लीजिए एक हमारे पास, इसको कोई आदमी जो है इसको धक्का दे रहा है, मान लीजिए धक्का दे रहा है, और ये यहाँ से इस जगह से, मान लीजिए इसकी डिस्टेंस है d, और ये d1, मान लीजिए d1 है, ये अपना बुलक कार्ट ला के d1 पे रख दिया, तो हम कहते हैं कि वर्क हुआ, क्योंकि ये फोर्स लगाया, ये जो बालक है फोर्स लगाया, और फिर हमारे पास d1 का डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो जो फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट हमें आता है तभी वर्क होता है। तो हम देख लेते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास d ही डिस्टेंस रहे, ये बुलक कार्ट मतलब जो यहाँ पर है, एक कार्ट है, पहिया है हमारे पास, ये डिस्टेंस अपना चेंज ना करे, तो इसको कहते हैं कि आपने फोर्स लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो इसीलिए हम देखते हैं जो वर्क का फॉर्मूला होता है W = F.S। इसका मतलब होता है फोर्स, और यस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। जो D होता है, D को डिस्टेंस कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, और जो यस होता है इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हमारे पास डिस्टेंस चेंज नहीं होता है या डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होता है, तब हम कहेंगे कि यहाँ पर वर्क डन जो हुआ जीरो हुआ। कैसे? W = फोर्स, फोर्स तो हम लगाए, लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है यस, ये जीरो आ गया, तो हमारे पास वर्क क्या हो गया? जीरो। तो आइए एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे हम मान लीजिए घर है, घर की दीवार है, दीवार है, मान लीजिए बोर्ड है, हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा भी पीछे नहीं जा रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब वर्क जो है हमारा यहाँ पर W = 0, तो हमारे पास कोई वर्क नहीं हुआ। तो हमारे पास जो डेफिनेशन है, आइए देखते हैं। वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क मतलब कार्य तभी होता है व्हेन एवर अ फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, जब तक कोई फोर्स ना लगे, बल ना लगे, मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब कि किसी, अगर हम बल लगा रहे हैं तो हमारी बल के दूसरी तरफ वो जाना चाहिए। डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब कि डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, डिस्टेंस कुछ कवर होना चाहिए। इसीलिए हमारा वर्क का फॉर्मूला है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, जिससे आप इसको नोट करते जाइए। ये वीडियो हमारा वन शॉट है, एक ही लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर देंगे चैप्टर। तो W = F.S। F हो गया फोर्स, फोर्स हो गया, और यस हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है? यूनिट, इसकी यूनिट ज्यादा पूछी जाती है। तो फोर्स मतलब होता है, फोर्स का होता है न्यूटन, फोर्स का होता है न्यूटन, और उसके पास हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर को लिखते हैं हम लोग
क्या, जूल। तो हमारा यूनिट ऑफ वर्क जो हो गया जूल हो गया। तो हम 1 जूल का डिफिनीशन देखते हैं, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में 1 जूल का डिफिनीशन पूछा जाता है। तो 1 जूल इज इक्वल टू, इट मे बी डिफाइंड एज, इसको डिफाइन किया जाता है, मे बी डिफाइंड एज व्हेन वर्क इज डन, मतलब कि कोई कार्य होता है जब कोई फोर्स 1 न्यूटन लगाता है। इट मे बी डिफाइंड एज व्हेन फोर्स 1 न्यूटन डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट 1 मीटर, देन इट इज कॉल्ड 1 जूल। तो कहेंगे भैया इसमें 1 न्यूटन और 1 मीटर क्यों लिखे हैं? तो हमें डिफिनीशन जो निकालना है 1 जूल का निकालना है, इसीलिए हम इसमें लिखे हैं 1 न्यूटन और 1 मीटर। इट में बी डिफाइंड एज व्हेन 1 न्यूटन फोर्स, 1 न्यूटन फोर्स जब 1 मीटर ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करता है उसी को कहते हैं 1 जूल। तो हम देख चुके हैं कि 1 जूल इट मे बी डिफाइंड एज व्हेनेवर फोर्स 1 न्यूटन डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट 1 मीटर। तो आइए देखते हैं अगला हमारा जो टॉपिक है वो है पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन। वर्क डन जो हमारा होता है पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, उसके बाद फिर होता है जीरो, लेकिन जीरो आप में नहीं है। उसके बाद देखते हैं वर्क जो है हमारा, ये है पॉजिटिव। पहला 2 टाइप्स का होता है, जीरो आप में नहीं, आप 11th में पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो वर्क एंड एनर्जी है 11th में मिलेगा आपको। जो पॉजिटिव वर्क डन होता है इसको डिफाइन किया गया है, इट मे बी डिफाइंड एज when work done in the direction of डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप लोग को क्लास 11 पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट, अब इसका मतलब आप पूछेंगे भैया इसका मतलब क्या होता है? जो पॉजिटिव वर्क डन होता है इट मे बी डिफाइंड एज वर्क डन इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कोई भी डिस्प्लेसमेंट, जैसे एक यहाँ पर कोई खड़ा है, मान लीजिए वो यहाँ चलकर चला आया, यहाँ पर आ गया, तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ। पॉजिटिव, मान लीजिए हमारे पास एक यहाँ से कोई चला फिर यहाँ तक चला, तो जो हमारा एक डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, मतलब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में चलें, मतलब इस तरफ, डायरेक्शन मतलब कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में अगर जाएं तो हमारा होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से चला फिर यहाँ आया, तो जो हमारा ए डायरेक्शन होगा, यहाँ से चला यहाँ आया, तो जो हमारा ए डायरेक्शन होगा ये होगा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। तो आइए निगेटिव के लिए देखते हैं। निगेटिव के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा हमें, केवल यहाँ पर निगेटिव वर्क डन के लिए इन अपोजिट डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। बस हम क्या करेंगे, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। निगेटिव मतलब कि कोई आदमी यहाँ से चला, मान लीजिए डिस्टेंस, फिर यहाँ तक पहुँचा, फिर ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वो अपोजिट जा रहा है, उसी डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब कि जैसे हम यहाँ कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए उसके विपरीत, मतलब उसी डायरेक्शन में आ जाए। लेकिन जब हम निगेटिव कहेंगे तो उसके डायरेक्शन के अगेंस्ट, मतलब कि आदमी जैसे जिस डायरेक्शन में आ रहा है, आदमी को फिर यहाँ से इधर जाना है, मतलब नीचे, लेकिन फिर इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसी को कहते हैं निगेटिव वर्क डन। तो आइए देखते हैं हमारा दूसरा टॉपिक, दैट इज एनर्जी। सेकेंड टॉपिक है हमारा एनर्जी।
द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। कोई भी आप कार्य करते हैं उसको एनर्जी लगता है। जैसे आप कहते हैं कि मेरी एनर्जी खत्म हो गई है, या मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस काम करने के लिए, या मेरी एनर्जी है इसको दीवार को गिराने के लिए। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी एक मोशन होती है। आपके पास मास है, आपके पास वेलोसिटी है, तो आपके पास एनर्जी है। अगर आप चल सकते हैं तो आपके पास एनर्जी है। अगर आप कोई कार्य कर सकते हैं तो आपके पास एनर्जी है। तो एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मेशन होता है वर्क से। एनर्जी का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? वर्क से। अगर आप कार्य कर सकते हैं, आपके पास ताकत है, आपके पास मोशन है, आपके पास वेलोसिटी है, तो समझ लीजिए आपके पास एनर्जी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो वर्क का यूनिट होती है जूल, वही भी होती है जूल एनर्जी की भी यूनिट। तो हम एनसीईआरटी की बुक से या बोर्ड में या एग्जाम में क्या लिखेंगे? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क दैट इज नोन एज एनर्जी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब होता है मैग्नीट्यूड। अब कुछ लोग कहेंगे भैया ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो आप लोग को नहीं पता होगा मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मैं बताता हूँ। जैसे लिखा है 4.6, एक नंबर, कोई भी एक स्पेसिफिक नंबर, उसी को कहते हैं मैग्नीट्यूड। या आप लोग देखिए आपके पास 1500 जूल, मतलब कि इतना एनर्जी आपके पास है, तो ये जो नंबर है इसी को कहते हैं मैग्नीट्यूड। या आपको कह दिया जाए कि आपको 200 मीटर नॉर्थ में जाना है। नॉर्थ मतलब कि एक डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन। तो जो हमारा 200 मीटर होगा ये हमारा होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। और जो हमारा डायरेक्शन है नॉर्थ, यही होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जिसके पास दोनों होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। बट एनर्जी डिड नॉट हैव वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज स्केलर क्वांटिटी। सो मैग्नीट्यूड है इसके पास। मैग्नीट्यूड मतलब हो गया कोई स्पेसिफिक नंबर, 200, 500, आपके पास 40 जूल एनर्जी है या 200 जूल एनर्जी है। तो आइए देखते हैं हम इसके कुछ इसके कुछ पार्ट्स के। तो एनर्जी जो होती है वो होती है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? इट इज पॉजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स, लिख देते हैं इट इज पॉजेस्ड। अभी आप पूछेंगे पॉजेस्ड क्या होता है? बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, सेव एंड हाइट। अब देखिए वर्च्यू होता है, वर्च्यू मतलब होता है कि कोई गुण, इसके अंदर कोई गुण है। और पॉजेस्ड का मतलब होता है अधीन। अधीन मतलब किसी के अंडर में काम करना। और वर्च्यू मतलब होता है कोई गुण, गुण मतलब कि कोई इसकी विशेषता है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है इट इज पॉजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, शेप एंड हाइट। शेप या साइज बोल सकते हैं। तो इट इज पॉजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, शेप और साइज। कोई भी चीज अगर जिसके पास वेलोसिटी है, जिसके पास हाइट है, जिसके पास मास है, तो समझ लीजिए उसके पास एनर्जी है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो 2 टाइप की होती है। पहली जो होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। आप लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को डिफ्रेंशिएट करने में। तो आइए आज हम देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो होती है 2 टाइप की। जो पहला होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? इट इज पॉजेस्ड, अभी बताए थे पॉजेस्ड मतलब होता है किसी के अधीन। वर्च्यू मतलब इसके अंदर कोई गुण है, और गुण क्या है आइए देखते हैं। इट इज पॉजेस्ड, ये हमें याद करना पड़ेगा, पॉजेस्ड बाय वर्च्यू
virtue of its motion। मैकेनिकल एनर्जी में हम मोशन, शेप, साइज सबकी बात किए थे। उसका मैकेनिकल एनर्जी का एक पार्ट है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? इट इज पॉजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। इसमें केवल मोशन की बात की गई है। मोशन मतलब कि होता है कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से चल रहा है, यहाँ तक चला, फिर यहाँ पर पहुँच गया है, मतलब कि इसमें केवल मोशन की बात की गई है। कोई हाइट की बात नहीं की गई है कि वह ऊपर उड़ रहा है, इसमें बात नहीं की गई है। इसका मतलब कि इट इज पॉजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। यह इसके अंदर गुण वही है, केवल यह गति कर सकता है, मोशन कर सकता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकता है। तो इसीलिए हम इसको देखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला, जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है K इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इसके पास मास होगा, जिसके पास मास होगा और जिसके पास वेलोसिटी होगी वही उसी के पास एनर्जी होगी। जाते हैं डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, तो इसीलिए इसके पास मास और वेलोसिटी पर यह डिपेंड करेगा। ठीक है, डिस्टेंस बताने का मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह तक आप जाते हैं, डिपेंडेंट नहीं है। एक केवल डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट किस पर डिपेंड करेगा? पहला है मास और दूसरा है वेलोसिटी। तो आइए देखते हैं हमारा दूसरा जो है काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद एक एग्जांपल से समझेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को। तो जो हमारा दूसरा है, सेकंड हमारा है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इट इज पॉजेस्ड, इट इज पॉजेस्ड, अब इसको बताएंगे अभी इसमें क्या डिफरेंस है। पॉजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ शेप एंड साइज। शेप एंड साइज, इसमें मोशन से कोई रिलेशन नहीं है। मोशन भी है तो वो भी ग्रेविटेशनल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, जैसे फॉर्मूला, जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, ये होता है mgh। पहला मास होगा और दूसरा होगा ग्रेविटेशनल और तीसरा होगा हाइट। तो जो भी ऑब्जेक्ट, जैसे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसको मोशन करा रहे हैं, मोशन, तो समझ लीजिए इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। एक प्लेन पर मान लीजिए इसको मोशन करा रहे हैं ऐसे, और प्लेन ऐसा है, मान लीजिए मोशन करा रहे हैं, चलिए ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर हम इसको जमीन से ऊपर लाए हैं तो हमेशा इसके पास एनर्जी स्टोर होगी। एनर्जी है इसके पास, क्योंकि mgh हम जमीन से इसको ऊपर लाए हैं। जैसे छोड़ेंगे देखिए तुरंत गिर जाएगा नीचे। इसका मतलब कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे इसे ऊपर लाएंगे उसके पास एनर्जी उतना ज़्यादा स्टोर होगी, तभी तो ज़मीन पर गिरेगा। जिसके पास एनर्जी होगी वही तो चलेगा। ये ऑब्जेक्ट, इसके पास मास है और ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन है जिसको कहते हैं स्मॉल जी, और एक हाइट पर है, एक हाइट पर है। तो इसका अगर छोड़ेंगे तुरंत, ये तुरंत गिर जाएगा नीचे। इसका मतलब कि इस कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल। जो हाइट पर होगा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। जो प्लेन पर, जैसे मान लीजिए ऐसे चल रहा है ये प्लेन पर, इसके पास क्या होगा? ग्रेविटेशनल, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि ये तभी चलेगा जब इसके पास मोशन होगा। देखिए मोशन है, देखिए चल रहा है, मोशन है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को आपका मतलब अंतर हो पता चल गया होगा, क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट आप लोग को। हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल को समझते हैं। व्हाट हैपेंस टू द, एग्जांपल नहीं समझ लीजिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी जब उसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी। तो आइए इसको सॉल्यूशन देखते हैं हम। सॉल्यूशन क्या है? कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर उसके पास काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास होती है, काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर, मान लीजिए हमारे पास पहले से है, इसको फर्स्ट मान लीजिए। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी दूसरी बनेगी, काइनेटिक एनर्जी पहले तो हमारे पास हाफ एम बी स्क्वायर था और दूसरी बार कह रहा है कि वेलोसिटी इज डबल। जो हमारी वेलोसिटी है इसको कैसे देखते हैं, हाफ टू वी स्क्वायर। जो हमारा वेलोसिटी था वो 2 टाइम्स क्या हो गया, 2v हो गया। जो पहले हमारे पास v था वो क्या हो गया, 2v। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जो हाफ m 4v स्क्वायर, सॉरी 4v स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा सेकेंड। तो आइए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, पहला और दूसरा। उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। जो हमारे पास न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हमारे पास पहला इक्वेशन था हाफ एम बी स्क्वायर, दूसरा था हाफ एम 4v स्क्वायर। तो हमारे पास पहला इक्वेशन जो था, पहला इक्वेशन था काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी डैश था हाफ एम 4v स्क्वायर। तो आइए देखते हैं जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी डॉट अपॉन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम 4v स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ से हाफ कैंसिल। देखिए काइनेटिक एनर्जी डैश अपॉन काइनेटिक एनर्जी, तो ए वैल्यू हम इसको लाके यहाँ पर पुट कर दिए, ए वैल्यू लाकर यहाँ पुट करिए, क्योंकि अपॉन किए हैं, जो दोनों वैल्यू है उसको अपॉन कर दिए। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, मान लीजिए तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी डैश, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, ये पहले था वही लाके पुट कर दिए, फिर हो जाएगा हाफ एम 4v स्क्वायर, तो v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, m से m कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी डैश इज इक्वल टू 1/4। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। वही इसमें भी आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डैश, जो हमारी न्यू काइनेटिक एनर्जी है, पूछा है न्यू काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी डैश है, तो इक्वल टू 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम अपने नए टॉपिक पर, हमारा तीसरा टॉपिक है लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को कैसे कंजर्व किया जाता है। तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे हम हेडफोन लगा कर गाना सुनते हैं ना, तो हमारी जो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो साउंड एनर्जी में चेंज होती है। सोलर लगाते हैं अपनी छत पर तो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। अब हम सोलर सेल को जब जलाते हैं तो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। तो आइए इसे देखते हैं कि आप लिखेंगे क्या, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट चेंज टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जब हम बताएं अभी हेडफोन लगाकर गाना सुनते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में, तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप कहीं काम करते हैं तो दूसरे को एनर्जी मिलती है, फिर वही चीज़ अगर हम इसको ज़मीन से ऊपर लाए हैं तो हम अपनी एनर्जी लॉस किए, लेकिन ए एनर्जी गेन किया है। इसको ज़मीन पर गिराएंगे, ए एनर्जी लॉस करेगा, दूसरा कोई गेन करेगा, तो कभी एनर्जी बर्बाद नहीं होती। आप से दूसरा लेता, दूसरे से तीसरा, फिर उससे आप लेते हैं, तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, न कभी बनती है न कभी नष्ट होती है। तो रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड एनर्जी, वर्क और एनर्जी में क्या रिलेशन है। तो व्हेन वर्क इज डन, कोई भी कार्य जब होता है, द ऑब्जेक्ट दैट वर्क, जो भी मतलब ऑब्जेक्ट काम करता है वो अपनी एनर्जी को लूज करता है, बट द व्हेन द ऑब्जेक्ट मतलब कि जिस पर काम होता है, ऑन दैट ऑब्जेक्ट द वर्क इज डन दैट गेन एनर्जी, वह एनर्जी को गेन करता है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, जैसे आप फुटबॉल को किक मारते हैं तो फुटबॉल एनर्जी को गेन करता है तभी दूर तक जाता है,
आप किक मारते हैं, आप एनर्जी को लॉस करते हैं। इसका तो यही होता है रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। तो आप एनर्जी को का वर्क के तौर पर निकालते हैं और कोई दूसरा एनर्जी एक्सेप्ट करता है। तो आइए हमारा चौथा टॉपिक है पावर। तो पावर को देखते हैं, वो है इलेक्ट्रिक पावर। तो आइए देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ चेंजिंग इट्स एनर्जी, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और चेंजिंग एनर्जी, इट्स नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। जो पावर होता है जिसे आप लाइट को मतलब कि उसमें प्रकाश में देखते हैं, लाइट एनर्जी को हीट एनर्जी में देखते हैं, लाइट एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी देखते हैं, तो वही है इलेक्ट्रिक पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क, कोई भी कार्य जो करता है, जैसे आपकी मोटरसाइकिल चलती है, अगर उसमें बैटरी, पेट्रोल की जगह बैटरी लगा दी जाए तो मतलब किससे चलेगी? इलेक्ट्रिक पावर से। इलेक्ट्रिक पावर से इस समय कार आ गई हैं, इस समय इलेक्ट्रिक पावर से बाइक्स चल रही हैं, इस समय इलेक्ट्रिक पावर से हमारे सारे अप्लायंस चलते हैं, जो भी लैपटॉप, मोबाइल, सारे अप्लायंस जो चलते हैं इलेक्ट्रिक पावर से चलते हैं। तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। इट इज स्केलर क्वांटिटी, इसके भी पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, जिस डायरेक्शन पे पाती है उसी डायरेक्शन में चली जाती है। आप लाइट जलाते हैं, उस डायरेक्शन में चली गई, आप कहीं दूसरी जगह घर में 4 लाइट लगा दिए तो वो सारी डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इसका पावर का यूनिट क्या होता है? पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का जो होता है, वर्क का होता है जूल, अभी हम इसको पीछे पढ़ चुके हैं। टाइम का होता है सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड इसको कहा जाता है वाट। तो पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। तो आइए कुछ ऐसे बड़े यूनिट्स वो देख लेते हैं, जैसे 1 किलोवाट होता है 1000 वाट या 10 टू द पावर 3 वाट। ऐसे कुछ बड़े हमारे पास हैं। जो हमारा होता है 1 मेगावाट, ये मेगावाट सबसे बड़ा प्लांट होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा यूनिट बनती हैं। 10 टू द पावर 6 वाट बनती है। जो हम लाइट जलाते हैं अपने घर में 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो इसमें बनती है 10 टू द पावर 6 वाट, मतलब कि 1 2 3 4 5 6, तो मतलब 1 मेगावाट में होता है 10 टू द पावर 6 वाट। तो एक हमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो कंपटीशन में भी पूछा जाता है, 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मेनी वाट। तो एक हॉर्स पावर में वो जो होता है 746 वाट, एक हॉर्स पावर में जो होता है 746 वाट होता है। तो आइए देख लेते हैं हम कि एक एवरेज इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। एवरेज पावर, तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द बॉडी या कंज्यूम्ड बाय द अप्लायंस इज डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन बाय द अप्लायंस। जो हमारा होता है एवरेज पावर, एवरेज पावर ये होता है एवरेज पावर, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड। जो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय होता है अप्लायंस, कोई आपका मोबाइल चलता है, फ़ोन चलता है, टैबलेट चलता है, लाइट जलती है, जो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड होती है और टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम, इसी को कहते हैं एवरेज पावर। फिर आइए देख लेते हैं 1 किलोवाट या 1 वाट को डिफाइन कर लेते हैं। तो 1 वाट को डिफाइन करते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज, it may be defined as
when 1 joule work complete in 1 second, that is 1 watt. Relation between 1 kilowatt hour and the joule, तो हो गया रिलेशन बिटवीन 1 किलोवाट आवर एंड द जूल। तो 1 किलोवाट जो होता है 1 किलोवाट आवर में होता है 1000 वाट, 1000 वाट जो हमारी एसआई यूनिट है, इनटू 1 घंटे में होता है 60 मिनट, 1 घंटे में होता है 60 मिनट। अब इसको कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, क्योंकि जो हमारी एसआई यूनिट है वो सेकेंड में है। तो 1000 इंटू 60 इंटू 60, तो हो गया 1000 इंटू 3600, तो हो गया 361234 इतने हमारे पास जूल आ गए, इतने जूल। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट के बाद जो होता है वो सारे काउंट किए जाते हैं, तो इसीलिए इसका पावर जो आया 1 2 3 4 5 6 10⁶ जूल। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है रिलेशनशिप बिटवीन 1 किलोवाट आवर एंड द जूल। तो आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं वीडियो को समाप्त। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल है अ लैम्प कंज्यूम्ड, एग्जाम्पल है अ लैम्प कंज्यूम्ड 100 जूल एनर्जी, 100 जूल है 100, हाँ 100 जूल ऑफ एनर्जी इन 10 सेकेंड, then what will be its power? तो हमें पावर फाइंड करना है। पावर क्या होगा, अगर एक लैंप जो है 100 जूल एनर्जी ले रही है 10 सेकेंड में, तो कितना पावर आएगा, कितना वाट हमारा लाइट कंज्यूम्ड होगा। तो आइए देखते हैं, P = W/T होता है, पावर = वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क मतलब होता है 100 जूल अपॉन टाइम होता है 10 सेकेंड, तो 0 से 0 कैंसिल, तो आ गया हमारे पास 10 वाट। पावर कितना आ गया, 10 वाट। तो आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो, आप सब लोग इसको नोट कर लीजिए। ये हमारा 1 शॉट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।